नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कि जीएसटी रिटर्न के अंदर कौन सी वैल्यू को ले, इनवॉइस वैल्यू या फिर शिपिंग वैल्यू। आज डिटेल में समझेंगे कि हम अपनी रिटर्न्स के अंदर या बुक्स में एंट्री किसकी करें, शिपिंग वैल्यू के हिसाब से करें, इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से करें, और हम अपनी जीएसटी रिटर्न के अंदर कौन सी वैल्यू डिक्लेयर करें, शिपिंग वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू। आज इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों, उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कब मानी जाती है जीएसटी के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर पढ़ सकते हैं उसको आप, और साथ ही साथ आप आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 20 भी पढ़ सकते हैं, जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बोलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बोलता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है सर्विसेज या गुड्स का, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपने इनवॉइस रेज किया, लेकिन जो प्राइस एक्चुअली पे किया जा रहा है रिसिपेंट के द्वारा, वही आपकी यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज दी, उसके बदले में रिसिपेंट जो भी अमाउंट आपको पे कर रहा है, वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी, जो एक्चुअली में पे कर रहा है। ठीक है, और जो एक्चुअली में पेबल था उस गुड्स या सर्विसेज के बदले, जब आपको सप्लायर ने या रिसिपेंट ने अमाउंट पे किया, तो वही वैल्यू ऑफ सप्लाई को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फी या कोई भी चार्जेस जो किसी और लॉ के अंदर है। ठीक है, जीएसटी लॉ के अलावा किसी और लॉ के अंदर कोई भी फीस, टैक्स, ड्यूटीज, सेस, चार्जेस है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी अमाउंट जहाँ पे सप्लायर लाइबल है पे करने के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, या कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस जैसे कमीशन हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, फ्रैट चार्जेस हो गया, कार्टेज हो गया, वो भी यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कोई इंटरेस्ट हो गया, लेट फी, पेनल्टी, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में या सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो वो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो एक सिंपल वर्ड में कहा जाए, जीएसटी एक्ट के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू को माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जो हम इनवॉइस के ऊपर डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि सप्लायर ने उतना ही पे करना है जितना हमने अपने इनवॉइस के ऊपर डिक्लेयर किया है। अगर कोई किराया भाड़ा है, फ्रैट है, कार्टेज है, कोई भी अदर चार्जेस है, हम इनवॉइस के अंदर जोड़ देते हैं और जो जोड़ के सामने वाले पर्सन को दे देते हैं। वो उतना ही अमाउंट पे करता है जितना बिल पे है या इनवॉइस पे है, तो वही आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाती है। मतलब कि वैल्यू ऑफ सप्लाई वही मानी जाएगी जो इनवॉइस वैल्यू है। लेकिन अगर आपने इनवॉइस रेज किया, अलग से फ्रैट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस कुछ अलग से दिखा रहे हो आप, तो इनवॉइस वैल्यू प्लस जितना भी अलग से जो अमाउंट होगा, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर सामने वाला पर्सन वो इनवॉइस वैल्यू प्लस फ्रैट एंड कार्टेज अलग से पे कर रहा है, तो टोटल आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। जनरली अभी इनवॉइस के ऊपर ही सब कुछ ऐड कर देते हैं, अलग से दिखाते नहीं है। इनवॉइस के ऊपर ही शिपिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वो डाल देते हैं, और उतना ही अमाउंट सामने वाला पर्सन जो है वो पे करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब रिटर्न फाइल करेंगे या बुक्स में एंट्री करेंगे, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, शिपिंग वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू। क्योंकि शिपिंग के अंदर FOB वैल्यू आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज भी मेंशन होता है, और इनवॉइस की वैल्यू अलग होती है। तो कौन सी वैल्यू को लिया जाए जीएसटी रिटर्न के अंदर, इनवॉइस वैल्यू को या शिपिंग वैल्यू को। देखो, इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी इशू किया है। आप सर्कुलर नंबर आप 37/11/2018, जो कि 15 मार्च 2018 को इशू किया गया है। अब इस सर्कुलर को देख सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि भाई कौन सी वैल्यू को लेना है, शिपिंग वैल्यू को लेना है या इनवॉइस वैल्यू को लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर को इशू करके क्लेरिफाई किया है कि आपको शिपिंग वैल्यू लेना है या इनवॉइस वैल्यू लेना है, जो जीएसटी इनवॉइस वैल्यू है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ये करी है
कि उनको रिप्रेजेंटेशन रिसीव हो रहा था कि शिपिंग वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू कौन सी लिया जाए, क्योंकि जब वो अपनी रिटर्न के अंदर इनवॉइस वैल्यू डिक्लेयर कर रहे थे और जब वो रिफ़ंड क्लेम करने जा रहे थे तब उनकी शिपिंग वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू दोनों में डिफरेंट था। रिफ़ंड जो है वो रुक जाता था, वो प्रोसेस नहीं होता था। अब इस मैटर को एग्जामिन करने के बाद गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि जो जीरो रेटेड सप्लाई है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का, जहाँ पे शिपिंग वैल्यू कुछ और है और जीएसटी इनवॉइस वैल्यू कुछ और है, गवर्नमेंट कह रही है कि जब एक्सपोर्ट किया गया और जो इनवॉइस बनाया गया रूल 46 ऑफ द सीजीएसटी रूल के हिसाब से जीएसटी इनवॉइस, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई कौन सी मानी जाएगी, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ट्रांजैक्शन वैल्यू जीएसटी इनवॉइस के अंदर रिकॉर्डेड है, ठीक है, सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी इनवॉइस वैल्यू मानी जाएगी। और सेम जो है वो शिपिंग बिल के अंदर इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ कह रही है कि रिफंड को प्रोसेस करते वक्त जो वैल्यू डिक्लेयर है जीएसटी इनवॉइस में और जो वैल्यू डिक्लेयर है कोरस्पॉन्डिंग शिपिंग बिल के अंदर, उन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी वो यहाँ पे रिफंड के लिए कंसीडर की जाएगी, मानी जाएगी उस तरह की वैल्यू को रिफंड के लिए। साधारण से सिंपल सी भाषा में बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट ये कहना चाह रही है कि भाई जो जीएसटी इनवॉइस के ऊपर वैल्यू रिकॉर्डेड है वही ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी मानी जाएगी और वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। उसी वैल्यू को अपनी जीएसटी रिटर्न में आपको डिक्लेयर करना है और उस वैल्यू को आपको ये भी चेक करना है कि शिपिंग बिल में क्या है। शिपिंग बिल में आपकी एफओवी वैल्यू क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, आपने क्या दिखा रखा है और शिपिंग बिल में क्या है, उसी के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री करें, उसी के हिसाब से रिटर्न फाइल करें। लेकिन जब रिफ़ंड क्लेम होगा, जो शिपिंग वैल्यू है या जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें से जो भी कम होगा उसको कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे रिफ़ंड के टाइम पे। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये है ABCD। ए में है वैल्यू एज पर इनवॉइस, बी में है वैल्यू इनवॉइस वैल्यू जो कि रिकॉर्डिंग है शिपिंग बिल में, और एक है FOB वैल्यू जो शिपिंग बिल में है, और एक है एक्सपोर्ट वैल्यू जो कि कंसीडर की जाएगी रिफंड के लिए सर्कुलर के हिसाब से। रीज़न है यहाँ पे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 100 रुपये रिकॉर्डेड है इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, एज पर जीएसटी इनवॉइस के हिसाब से 100 रुपये वैल्यू है। लेकिन वही शिपिंग बिल के अंदर ये 90 रुपीज़ हो जाता है, क्योंकि ये जो वैल्यू थी वो फॉरेन करेंसी में थी और उसके बाद IRN में कन्वर्ट होकर रेट ऑफ एक्सचेंज लगाने के बाद ये वैल्यू बनी, ठीक है। FOB वैल्यू यहाँ पे 80 रुपये है। एक्सपोर्ट वैल्यू फिर क्या मानी जाएगी? सर्कुलर के हिसाब से यहाँ पे एक्सपोर्ट वैल्यू 90 मानी जाएगी। 90 क्यों मानी जाएगी समझना। इन्होंने बोला कि जो भी दोनों में से शिपिंग वैल्यू या जीएसटी वैल्यू, जीएसटी इनवॉइस वैल्यू जो भी दोनों में से कम होगा वो यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू मानी जाएगी जीएसटी रिफंड के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों में से कम कौन सा है? शिपिंग वैल्यू, ये कम है, तो ये आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू कंसीडर की जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड वाले पॉइंट में जीएसटी इनवॉइस वैल्यू 90 रुपीज़ है, लेकिन यही शिपिंग बिल में बढ़ जाता है 100 रुपीज़ हो जाता है, और FOB वैल्यू यहाँ पे 80 रुपीज़ है। अब यहाँ पे कौन सा कंसीडर किया जाएगा? बताया मैंने आपको कि जो जीएसटी इनवॉइस है उसकी वैल्यू या जो शिपिंग इनवॉइस वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा एक्सपोर्ट वैल्यू। तो यहाँ पे कम कौन सा है? इनवॉइस वैल्यू कम है 90 रुपीज़, दैट मीन्स यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू ही एक्सपोर्ट वैल्यू मानी जाएगी। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ समझो कि जीएसटी इनवॉइस में वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है। इसी प्रकार से शिपिंग बिल में भी वैल्यू है यहाँ पे 100 रुपीज़। तो यहाँ पे कंसीडर कौन सी की जाएगी? एक्सपोर्ट वैल्यू, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे किसी को भी कंसीडर कर सकते हो आप, इनवॉइस वैल्यू को कंसीडर कर लो। 100 रुपीज़ यहाँ पे एक्सपोर्ट वैल्यू मानी जाएगी क्योंकि दोनों में ही सेम है। समझ में आ गया कि रिफंड के अंदर कौन सी वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा? एक्सपोर्ट वैल्यू, जीएसटी इनवॉइस वैल्यू या शिपिंग वैल्यू, उन दोनों में से जो भी कम होगा, ठीक है, रिफंड के टाइम पे जो कम वैल्यू है वही एक्सपोर्ट वैल्यू कंसीडर की जाएगी। अब हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री करने की या जीएसटी रिटर्न में इसको दिखाने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू जो है, जो आपने इनवॉइस काटा है वही ट्रांजैक्शन वैल्यू, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी।
उसी को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें और उसी वैल्यू को आप जीएसटी रिटर्न में दिखाएं। लेकिन होता क्या, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या ले, तो अगर आप रेट ऑफ एक्सचेंज शिपिंग बिल में जो रेट ऑफ एक्सचेंज मेंशन है उसको लेंगे तो उस केस में आपकी जो वैल्यू इनवॉइस वैल्यू है वही सेम शिपिंग वैल्यू बन जाएगी। उससे क्या होगा, आपका डिफरेंस बनेगा नहीं। मतलब कि मान के चलिए आपने $100 का इनवॉइस आपने रेज किया, शिपिंग बिल पे तो $100 है, लेकिन जब INR में आप कन्वर्ट कर रहे हैं जिस दिन आपने इनवॉइस रेज किया, क्योंकि कई बार माल होता क्या है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जाता है, तो उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज और शिपिंग बिल का रेट ऑफ एक्सचेंज में फ़र्क होता है। ठीक है, मान के चलिए कि अगर मैं 16 अक्टूबर को बिल रेज कर रहा हूँ तो आज की डेट का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो अलग है, और जिस दिन माल गया, मान लो 20 अक्टूबर को माल गया तो उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज अलग होगा। तो शिपिंग बिल में रेट ऑफ एक्सचेंज 20 तारीख का बन के आएगा, और आज की डेट में अगर मैं इनवॉइस इशू कर रहा हूँ तो रेट ऑफ एक्सचेंज आज की डेट में मैं लूँगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किसकी चली गई, आज की डेट के हिसाब से चली गई, और शिपिंग बिल में जिस दिन बना उस दिन का आ गया। यहाँ पे 2 तरह से अकाउंटिंग की जा सकती है। पहला, या तो जिस डेट को आपने इनवॉइस इशू किया उस डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज यूज़ करो आप, ठीक है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर जिस दिन आपका शिपिंग बिल रेज हुआ और जो शिपिंग बिल पे रेट ऑफ एक्सचेंज है उस रेट ऑफ एक्सचेंज को भी लेके रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने बुक्स में एंट्री कर सकते हो। उससे क्या होगा, शिपिंग बिल की वैल्यू और आपके इनवॉइस की वैल्यू में फ़र्क नहीं होगा, और वो दोनों ही वैल्यू मैच होंगे, और जो आइस गेट पे डाटा ट्रांसमिट होता है वो भी इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा, और रिफंड में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा मेथड ये है कि जिस दिन आपने इनवॉइस को इशू किया उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लो और एंट्री कर लो आप अपने पास। शिपिंग बिल जिस दिन आएगा उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज बनेगा। अब हो सकता है कि शिपिंग बिल में आपकी वैल्यू ज़्यादा बन के आ जाए या कम बन के आ जाए, तो जो भी इन दोनों में से कम होगा उसी को रिफंड के अंदर एक्सपोर्ट वैल्यू में कंसीडर किया जाएगा। मान के चलिए कि शिपिंग बिल में वैल्यू 90 बन के आती है, 90 रुपीज़, और आपने जिस दिन रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 100 रुपीज़ था, आपने 100 रुपीज़ के हिसाब से रिटर्न भी फाइल कर दी, लेकिन शिपिंग बिल में 90 रुपीज़ था। तो जब रिफंड क्लेम करने जाएंगे तो वहाँ पे एक्सपोर्ट वैल्यू में 90 रुपीज़ ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो इन दोनों मेथड को आप अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो जिस दिन इनवॉइस इशू किया उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज यूज़ करो, या फिर जिस दिन शिपिंग इनवॉइस बना आपका, शिपिंग बिल बना आपका, उस दिन आप उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज यूज़ करो। अगर शिपिंग बिल वाला यूज़ करोगे तो आपका इनवॉइस वैल्यू और शिपिंग वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं बनेगा। लेकिन जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज यूज़ करोगे, और शिपिंग बिल जिस दिन जनरेट हुआ उस दिन के रेट ऑफ एक्सचेंज में फ़र्क आएगा, और वहाँ उस तरह के केसेस में आपके बुक्स के अंदर जो वैल्यू बनी और जो एक्सपोर्ट वैल्यू बनेगी उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो समझ गए दोस्तों, इस हिसाब से अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, रिफंड को क्लेम कर सकते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।